सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं सेल्स ऑफ एसेट्स के बारे में। देखिए, आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपका सेल्स ऑफ एसेट्स नॉन ट्रेडिंग आइटम। इसी के बारे में आपको सीखना है। मतलब मैंने इसके पहले भी मैंने आपको ऑप्शंस के बारे में बताया था कि जैसे कि किसी अगर हम जो है एसेट्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, उसकी एंट्री जर्नल बाउचर में करते हैं। इसके पहले की ट्रांजेक्शन मैंने बताया था। आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका सेल्स ऑफ एसेट्स नॉन ट्रेडिंग आइटम। मतलब जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो उस एसेट्स को नॉन ट्रेडिंग आइटम के अंतर्गत हम नहीं रखेंगे। जैसे कि सेल्स ऑफ एसेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान के चलिए हमने अपनी कंप्यूटर मतलब हम अपने बिजनेस में कंप्यूटर मैंने खरीदा था। इस उद्देश्य से मैंने खरीदा था कि कंप्यूटर हमारे व्यापार में आएगा तो हमारा बिजनेस अच्छे से चलेगा, हम उसमें अपना प्रॉपर काम कर पाएंगे। तो हम अपनी पर्सनल मतलब अपने यूज के लिए मैंने उसको खरीदा था ना कंप्यूटर को। लेकिन किसी कारण बस मान के चले कि उसको में वो क्या हो रहा है, बिगड़ जा रहा है। उसमें आपको ज्यादा पैसा लगवा करके बनवाना पड़ रहा है। ठीक है ना, बार बार उसको आपको रिपेयरिंग करवाना पड़ रहा है। इससे बेहतर है कि आप उसको क्या करिए, बेच दीजिए। इससे बेहतर आप उसको बेच दीजिए। तो ऐसे एसेट्स को हम जो है ट्रेडिंग आइटम नहीं बोलेंगे। ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, जैसे सेल परचेज होता है। किसी गुड्स को आप सेल करेंगे, किसी गुड्स को आप परचेज करेंगे या किसी गुड्स को आप सेल करेंगे, तो इसके लिए हम जो है ट्रेडिंग बिजनेस की बात होती है। उसमें ट्रेडिंग बिजनेस में ये सेल परचेज वाला काम किया जाता है। लेकिन अगर हम अपने बिजनेस में कंप्यूटर मैंने परचेज किया था, तो क्या अगर हमारा एसेट्स के बारे में बात करें तो उसका प्रयोग हम लोग बेचने के लिए नहीं किए थे, हम लोग अपने यूज के लिए किए थे। लेकिन किसी कारण बस अगर उसमें खराबी आ रही है तो हम चाहेंगे तो उस एसेट्स को बेच करके पैसा ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि सेल्स ऑफ एसेट्स मतलब एक प्रकार का आप एसेट्स को सेल करेंगे, लेकिन नॉन ट्रेडिंग आइटम, ये ट्रेडिंग आइटम के अंतर्गत नहीं आता है, ये सेल परचेज के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि प्रायः एसेट्स को सेल करने के लिए हमको जर्नल बाउचर का प्रयोग किया जाता है। और इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, जब हम अपने बिजनेस में एसेट्स की बात होती है तो एसेट्स का प्रयोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है। वे सभी वस्तुएं जो हमारे व्यापार को अस्थायी या अस्थायी रूप से चलाने में मदद करती है, एसेट्स कहलाती है। तो एसेट्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए हम एसेट्स का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब भी हम किसी एसेट्स को सेल करते हैं तो उसको हम किस बाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। और कह रहा है कि लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स बाउचर में भी एसेट्स को सेल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना भी जरूरी होता है। अब डिप्रिसिएशन चार्ज क्या होता है, तो जैसे कि मान के चलिए हर एक प्रोडक्ट पे डिप्रिसिएशन चार्ज लगता है जब आप सेल करते हैं तो। ठीक है ना, जैसे कि मान के चलिए आपने जो है कंप्यूटर खरीदा अपनी यूज के लिए, फिर जब आप उसको बेचने जाएंगे तो उस कंप्यूटर में क्या लगता है, डिप्रिसिएशन चार्ज भी लगता है, जिसको हम मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। तो अगर मतलब क्या होता है, कभी कभी मान के चलिए आप 30,000 रुपये में अपने कंप्यूटर को खरीदा है, तो कभी कभी जो है डिप्रिसिएशन चार्ज उस पर लगता है, तो उसमें 1,500 रुपया माइनस हो जाता है, या कुछ पैसे उसमें से माइनस हो जाते हैं अगर 10% का डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा रहता है, और जैसे कि डिप्रिसिएशन चार्ज है क्या एक प्रकार का, तो गवर्नमेंट का एक प्रोविजन है जिसको हम प्राविधान के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है ना, वो डिप्रिसिएशन चार्ज लगना ही लगना होता है। तो वही बात इसमें कह रहा है कि जब हम एसेट्स को हम सेल करने से पहले उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है, जिससे एसेट्स को सेल करने से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सके। मतलब कि मान के चलिए कि जब डिप्रिसिएशन चार्ज लगेगा तो हमको लास्ट में ये निकल करके आएगा कि जब हमने एसेट्स को बेचा है तो हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। क्योंकि जब तक इसके बारे में हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड क्या करेंगे। तो जब बेचेंगे तो दो ही कंडीशन आएगी, हो सके कि आपका जो एसेट्स है अगर सही है तो आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर एसेट्स आपका सही नहीं है तो आपका लॉस भी हो सकता है। लेकिन ये कब पता चलेगा, तो जब सेल करेंगे तब पता चलेगा। यहां तक कोई दिक्कत। अब चलिए इसी के आधार पर एक आपका ट्रांजेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है।
देखिए कह रहा है कि ट्रांजेक्शन में बताया जा रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड फॉर Rs 25,000 टू कंप्यूटर एम्पायर। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को और कंप्यूटर बेचा गया, किसको किसको बेचा गया, कंप्यूटर एम्पायर को, और कितने रुपए में, 25,000 रुपए में। अब बताइए अगर हम कंप्यूटर एम्पायर को, अगर हम कंप्यूटर हम सेल कर रहे हैं तो कंप्यूटर एम्पायर हमारे बिजनेस का क्या हुआ, क्या हुआ, अगर हम कंप्यूटर एम्पायर को सेल कर रहे हैं तो कंप्यूटर हमारे हमारे बिजनेस का क्या हुआ, कंप्यूटर एम्पायर क्या हुआ, कस्टमर हुआ, क्या हुआ, कस्टमर हुआ। बताइए पूरा सेल्स वाउचर खत्म हो गया, अभी तक नहीं पता। जिस पार्टी को हम सेल करते हैं उसको हम कस्टमर बोलते हैं। तो इसमें किस पार्टी को बेचा जा रहा है, कंप्यूटर एम्पायर को बेचा जा रहा है। तो कंप्यूटर एम्पायर पाने वाला हो गया ना, तो कंप्यूटर एम्पायर का लेजर हम बनाएंगे और अंडर में सन्ड्री डेबिटर हम मेंशन करेंगे। अब कै रुपए में कंप्यूटर बेचा जा रहा है, 25,000 में। अब देखिए कंप्यूटर बेचने से पहले पहले तो हम ये जांच करेंगे ना कि कंप्यूटर में मैंने कितने रुपए में खरीदा था। तो ये जांच करने के लिए कंप्यूटर एक प्रकार के आपके बिजनेस का क्या है, एसेट्स है। तो इसकी जांच करने के लिए कि मैंने कंप्यूटर कितने रुपए में परचेज किया था, तो इसकी जांच करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइएगा और यहाँ पे आपको आ जाना है बैलेंस शीट पे। कहाँ पे आना है, बैलेंस शीट पे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यहीं पे ओपन करिएगा और यहीं पे अल्ट के साथ या फोन बटन प्रेस करिएगा। अब देखिए कंप्यूटर का प्राइस कितना दिखा रहा है, 30,000 रुपया। मतलब मैंने कंप्यूटर में खरीदा कितने में था, 30,000 रुपये में खरीदा था और बेचने कितने में जा रहे हैं, 25,000 में। तो ये 5,000 रुपये की लॉस हो रही है ना। वही 5,000 आपको सोच मतलब देखना है कि वो 5,000 अमाउंट आपका कहाँ चला गया। कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे पहले क्या करिएगा, जैसे मान के चलिए मैंने आपको इसके पहले बताया भी है कि किसी भी आइटम को सेल करने से पहले उसको हमको ये जांच करना होता है कि वो मतलब हमने खरीदा कितने में। तो अगर एसेट्स को सेल कर रहे हैं 25,000 में, तो उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा ना कि एसेट्स मैंने परचेज कितने रुपए में किया था, बोलिए। तो परचेज चेक करने के लिए आप यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा और यहीं पे आपको बैलेंस शीट पे आना है। तो पूरा डिटेल आपको चेक करना है तो अल्ट के साथ या फोन बटन दबा लीजिए, कोई दिक्कत। अब चलिए अब बैक आते हैं। अब अगला ऑप्शन क्या दिया है, तो कह रहा है यहाँ पे डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्जेड 10%। कह रहा है कि बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यू हैव टू कैलकुलेट अ राइटन डाउन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये सेल करने से पहले, कंप्यूटर को सेल करने से पहले उसका अमाउंट कितना था, 30,000 था। तो 30,000 पे कह रहा है कि 10% आपका डिप्रिसिएशन चार्ज भी लगा हुआ है सेल करने से पहले। कितना परसेंट, 10%। और कह रहा है कि डाउन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इट हेल्प टू कैलकुलेट, और ये हमारा हेल्प करेगा कैलकुलेट करने में, या तो प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। और किसमें, तो जो हम सेल कर रहे हैं फिक्स एसेट्स में। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्जेड 10% बिफोर सेलिंग। बिफोर सेलिंग का मतलब सेल करने से पहले इस पे 10% क्या लगा है, डिप्रिसिएशन चार्ज भी लगा हुआ है, जिसको हम मूल्यह्रास बोलेंगे। तो चलिए अब ये तो पता करना पड़ेगा ना कि कब मैंने खरीदा था और कब बेचने जा रहे हैं, तो 10% लग रहा है। तो देखिए इसमें बताया गया सॉल्यूशन में, कह रहा है कि सबसे पहले एक लेजर बनाएंगे डिप्रिसिएशन का और अंडर में क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। और एक लेजर बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का और अंडर में क्या रखेंगे, प्रोविजन। प्रोविजन का मतलब होता है प्राविधान। ये जो डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है ये एक प्रकार का प्राविधान है। प्राविधान के अंतर्गत आपको 10% आपको देना हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेजर हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट पे आते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं लेजर पे। अब यहाँ पे एक लेजर बनाना है, किस नाम से, डिप्रिसिएशन के नाम से ना। तो डिप्रिसिएशन क्या दिया है, देखिए इसमें डिप्रिसिएशन के नाम से एक आपको लेजर बनाना है। चलिए यहां से हम बना लेते हैं डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्शन करेंगे और फिर यहाँ से कोई चेंजिंग नहीं करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देना। इतना करने के बाद एक लेजर हमारा तैयार हो गया। फिर दूसरा लेजर किसका बनाना है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का।
यहाँ पे आप भर लीजिएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, आप बताइए ये किसके अंतर्गत आएगा? प्रोविजन के अंतर्गत आएगा, चूंकि एक प्रकार का प्राविधान है। इसी प्राविधान के अंतर्गत आपको यहाँ पे डिप्रिसिएशन देना हो रहा है। बस यहीं पे कंट्रोल प्लस ए दबा लेंगे, 2 लेजर बन गया। अब चलिए लेजर बनाने के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन क्या दिया है? आप कह रहा है कि अब ये समझिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि एसेट्स वी आर परचेज इन मई 2020। एसेट्स को परचेज किया गया किस डेट में? मई 2020 में। एसेट्स को किस डेट में परचेज किया गया? मई 2020 में। और कह रहा है कि एंड विल बी सोल्ड नवंबर 2020, और इसको जब बेचा गया तो नवंबर 2020 में बेचा गया। अब बताइए कितने महीने के अंतराल में बेचा जा रहा है? 6 मंथ के अंतराल में बेचा जा रहा है। अरे मैंने मई में खरीदा था और उसके बाद से नवंबर में क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो क्या महीना हुआ? 6 महीना हुआ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आफ्टर 6 मंथ, मतलब प्रोडक्ट जो मैंने परचेजिंग किया था उसके 6 महीने बाद इस प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हैं। और कह रहा है कि सो हाफ ईयरली डिप्रिसिएशन, जो अर्धवार्षिक आपका क्या लगेगा? डिप्रिसिएशन लगेगा। मतलब जो आपका डिप्रिसिएशन होता है वो 1 साल का होता है और 12 महीने का होता है। 1 साल में टोटल कितने महीने होते हैं? 12 महीने। लेकिन 12 महीने में आपको सेल नहीं कर रहे हैं, मात्र आप 6वें महीने में सेल करने जा रहे हैं, इसलिए डिप्रिसिएशन जो लगेगा मात्र 6 मंथ का लगेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिप्रिसिएशन विल बी चार्जेज ऑन एसेट्स वैल्यू, यानी कि जो आप एसेट्स को सेल करने जा रहे हैं उस पे जो डिप्रिसिएशन आपका लग रहा है वो 6 मंथ का लग रहा है, जिसको हम अर्धवार्षिक बोल सकते हैं। तो इसकी सॉल्यूशन कैसे बनेगी? तो यहाँ पे देखिए डिप्रिसिएशन बराबर लिखा है 30,000। तो ये 30,000 हमारा कौन सा मूल्य है? 30,000 हमारा कौन सा मूल्य है? इतना में मैंने परचेज किया था, खरीदा था। अभी मैंने दिखवाया ना बैलेंस शीट में, 30,000 में मैंने खरीदा था और इस पे 10% ये क्या है? डिप्रिसिएशन है। और डिवाइड करेंगे कितना से? 100 से। और पुनः मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना महीना का लग रहा है डिप्रिसिएशन? 6 महीने का। तो मल्टीप्लाई 6 कर देंगे। और 6 मंथ आया कहाँ से है? तो 12 महीनों में से आया है, इसलिए डिवाइड कर देंगे 12 से। ये टोटल वैल्यू आपका 1500 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? जैसे कि देखिए अभी मैंने आपको डिप्रिसिएशन के बारे में बताया है कि डिप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्यह्रास। तो 10% हम डिप्रिसिएशन चार्ज दे रहे हैं। 10% हम डिप्रिसिएशन चार्ज दे रहे हैं। तो ये डिप्रिसिएशन चार्ज अगर आप 10% निकालना चाहेंगे तो ये 10% मिलेगा कैसे? तो देखिए आपने 30,000 में कंप्यूटर पहले परचेज किया था, अभी मैंने बैलेंस शीट में चेक करवाया है। अब इसमें लिखा है कि जो 10% आपका लग रहा है वो बेचने से पहले लग रहा है। तो बेचने से पहले मतलब जिसमें मैंने खरीदारी किया था उसी रेट पे 10% लग रहा है। तो मैंने 30,000 में खरीदा था तो 30,000 पे तो 10% लगेगा। और कभी भी आपको डिप्रिसिएशन निकालना होगा तो डिवाइड कर देंगे कितना से? 100 से। अब चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है ये मात्र 6 मंथ का लग रहा है, क्योंकि 6 मंथ में ही आप बेचने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कै महीने से? 6 महीने से। और डिवाइड करेंगे, ये 6 महीना किसमें से निकल करके आया? 12 महीने में से। मतलब 1 साल में 6 महीने होते हैं और हम अर्धवार्षिक क्या कर रहे हैं? डिप्रिसिएशन दे रहे हैं। तो डिवाइड बाई क्या करेंगे? 12 करेंगे। अब इतना टोटल मल्टीप्लाई करके आप देखिएगा टोटल आपका अमाउंट आ जाएगा 15। अब देखिए मैंने कंप्यूटर परचेज किया था 30,000 रुपए में और 5,000 रुपए का लॉस हो रहा था ना, जिसमें से 1,500 रुपया कैप्चरिंग हो गया, डिप्रिसिएशन में आ गया। शेष कितना पैसा और हमको जोड़ना है, खोजना है? 3500 और हमको खोजना है। ये 3500 रुपया हमारा कहाँ गया? क्योंकि ये 3500 जब तक मिलेगा नहीं तब तक डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट हमारा मैच नहीं करेगा। और एक चीज मैंने आपको पढ़ाया होगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर किसी गुड्स को आप या किसी भी एसेट्स को आप परचेज करते हैं तो उसको अगर 2 साल बाद भी अगर आप उसको किसी को सेल करते हैं तो उसका ओरिजिनल एंट्री मान करके, ओरिजिनल कॉस्ट मान करके ही हम एंट्री करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर 30,000 रुपए का मैंने फर्नीचर खरीदा है तो अगर 2 साल बाद भी अगर उस फर्नीचर को हम सेल करेंगे तो भले से हम 60,000 1,20,000 में करें, ठीक है, लेकिन ओरिजिनल उसका जो कास्ट होगा उसको हम 30,000 ही मेंशन करेंगे। ये मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया है। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है कि कितने रुपया पे आपने खरीदा था और प्लस कितना परसेंट डिप्रिसिएशन लग रहा है, डिवाइड कर देंगे 100 से। और ये डिप्रिसिएशन आप कितने महीने में दे रहे हैं?
6 महीने में, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 आया कहाँ से है, तो 12 महीने से आया है, इसलिए 12 महीने में 1 साल होता है, और हमको जानना मात्र 6वें महीने का है, इसलिए मल्टीप्लाई 6 और डिवाइड बाई 12, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 1500 रुपये। नहीं आ रहा है क्या? देखिए ये जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, जैसे ये जो 3000 अमाउंट है, 30,000 जो अमाउंट है, ये तो 30,000 में आपने क्या किया है, खरीदा है, किससे, मतलब जो भी आपने परचेजिंग किया पहले कंप्यूटर का, तो आपने 30,000 रुपये में आपने खरीदा, और जिसपे आपको 10% क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है, 6 मंथ का लग रहा है, ये 6 मंथ के हिसाब से निकला हुआ है। अब इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 100 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद से हम 6 मंथ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 1 साल से, टोटल वैल्यू हमारा 1500 ही आएगा। नहीं आ रहा है क्या? तब अब देखिए, अब 1500 अगर कैप्चरिंग हो गया तो शेष बैलेंस कम हो रहा है कितना, 3500 रुपये। अरे 3500 ये हो जाएगा और 1500 ये हो जाएगा, तो दोनों मिला के 5000 बचेगा ना। और सेल कितने में किया जा रहा है, 25,000 में, तो 25,000 में सेल हो रहा है, तो इस आधार से हम बोल सकते हैं कि 5,000 रुपये का हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, जिसमें लॉस में मैंने आपको 1500 कैप्चरिंग करवाया कि 1500 रुपये आपका डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है, शेष हमको खोजना है क्या, 3500 रुपये। अब बताइए, अगर 3500 रुपये की लॉस हो रही है, अगर 3500 रुपये की लॉस हो रही है, तो एसेट्स को मैंने 30,000 में खरीदा था, बात मत करो मिस्टर, बात मत करो, 30,000 में मैंने परचेजिंग किया था, और 5,000 रुपये की लॉस हो रही है, जिसमें आपको 1500 रुपया कैप्चर हो गया कि आपका डिप्रिसिएशन लग रहा है, शेष बचा 3500 रुपया, तो 3500 रुपया कहाँ चला गया, तो वो 3500 रुपया आपका लॉस में चला गया। जैसे आप एसेट्स जब बेचने गए, तो जो खरीदा वो कहा कि हमको भी कुछ आप डिस्काउंट दे दीजिए, तो वो आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट देंगे तो आपके बिजनेस के लिए लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, बोलिए, आपके बिजनेस के लिए लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तो यही आपका 3500 रुपया लॉस में चला गया। समझ में आया? लेकिन ये कैसे पता चलेगा, तो इसकी पूरी एंट्री जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। इसका बहुत सारा एंट्री भी है, इसका 2 एंट्री आपको जर्नल वाउचर में सॉल्व करना है। तो चलिए, इस जर्नल वाउचर की एंट्री करने से पहले एक बार ट्रांजेक्शन समझिए। कह रहा है कि एक और हम लेजर बनाएंगे, किसका, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, मतलब जब एसेट्स को मैंने सेल किया तो लॉस कितने रुपए का हुआ है, 3500 दिखा रहा है ना, तो इसका भी हम लेजर एक बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से एक लेजर बना लेते हैं, यहाँ पे लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, बस एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सामने यहाँ पे लॉस लिखा हुआ, तो बस लॉस का मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे, कंट्रोल प्लस ए से एक्सेप्ट कराएंगे। अब चलिए, अब इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं। कैसे ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे बाउचर पे आ जाइएगा। अब किस बाउचर में एंट्री करना है, जर्नल बाउचर में, इसकी शॉर्टकट की F7 होता है। सीधा बैठो, वैसे क्यों बैठे हो, जैसे लग रहा है कि क्या हुआ है, ऐसे करके बैठे, सीधा तुम बैठते नहीं हो। अब चलिए, यहाँ पे पूछ रहा है रेफरेंस नंबर, तो देखिए इसमें रेफरेंस नंबर कुछ दिया है, रेफरेंस नंबर यहाँ पे कुछ भर दीजिएगा, मांग रहा है तो यहाँ पे 02 दिया हुआ है ट्रांजेक्शन में, 02 भर दीजिएगा। अब एंटर करिएगा। अब ये पूछ रहा है डेबिट, तो अब बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन के आधार पे आप समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, कंप्यूटर एम्पायर को सेल किया जा रहा है। देखिए लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड ऑफ आरएस 25,000 टू कंप्यूटर एम्पायर। यानी कि ये किसको सेल किया जा रहा है, बोलिए, कस्टमर कंप्यूटर एम्पायर को सेल किया जा रहा है। तो कंप्यूटर एम्पायर पाने वाला हो गया ना, और किस प्रकार का अकाउंट है ये, पर्सनल अकाउंट है। और जब कंप्यूटर हम सेल करेंगे तो कंप्यूटर एम्पायर पाने वाला हो गया ना, तो पाने वाला तो हम उसको रिसीवर बोलेंगे, और रिसीवर का नेचर होता है डेबिट, पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। इसलिए कंप्यूटर केयर को यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, यहाँ पे भरेंगे कंप्यूटर केयर। अब बताइए, कंप्यूटर केयर से को रुपये में बेचा जा रहा है 25,000। देखिए इसका करेंट बैलेंस अभी 0 दिखा रहा है, जैसे ही 25,000 भरेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आ गया। अब चलिए, इस पे डिप्रिसिएशन भी तो लग रहा है, क्या परसेंट, 10%।
तो डिप्रिसिएशन चार्ज, अब बताइए डिप्रिसिएशन चार्ज है, एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट हो जाएगा, तो इसमें हम डेबिट में भरेंगे डिप्रिसिएशन को। क्या दिया यहाँ पे? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन दिया है। हाँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहाँ पे हम भर लेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। अब कै रुपया डिप्रिसिएशन देना है? कै रुपया लगा है? 1500 रुपया लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? 1500 रुपया लगा हुआ है। फिर एंटर करिएगा। अब देखिए आपके बिजनेस में लॉस मैंने कितने रुपए का दिखाया है? 3500 रुपए का। तो ये लॉस है, तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? इसको भी डेबिट करेंगे। आप एंटर करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, और कितने रुपए का? 3500 रुपए का। अभी देखिए डेबिट साइड का अमाउंट कितना आ गया? 30,000 रुपया। तो क्रेडिट में भी तो 30,000 आना चाहिए ना। तो क्रेडिट हम मतलब हम क्रेडिट किसको करेंगे? कंप्यूटर को, क्योंकि जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो ये एसेट्स हमारे व्यापार में जाएगा कि आएगा? जाएगा। जाएगा, और एक फिक्स एसेट्स है और रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है, और एसेट्स हमारे व्यापार से जा रहा है, तो डेबिट करेंगे कि क्रेडिट? तो यहाँ पे हम कंप्यूटर को क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पे कंप्यूटर को क्रेडिट कर देंगे। अब कितने रुपए से? कितने रुपए से? 30,000 रुपए से। देखिए तो ये आपका डेबिट वाला भी मैच कर लिया और क्रेडिट वाला भी मैच कर लिया। अब आपका कंप्यूटर का करंट बैलेंस आपका 0 हो गया। बस यहीं पे कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अगर कंप्यूटर का अमाउंट 0 हो गया तो बैलेंस शीट में भी तो 0 होना चाहिए ना। तो यहाँ से आप बैलेंस शीट भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बैक आइएगा और यहाँ पे आपको आना है बैलेंस शीट पे। अब यहाँ पे आपको अल्ट प्लस F1 बटन प्रेस करना है। अब यहीं पे देखिए कंप्यूटर का लेजर तो बना है, लेकिन इसका बैलेंस 30,000 शो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। ठीक है ना। इसके पहले बता रहा था एंट्री करने से पहले 30,000, लेकिन जैसे ही जब सेल करेंगे तो हमारे बिजनेस से चला जाएगा, इसलिए बैलेंस इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद से आपको सेटलमेंट भी करना है। अब ये जो आपने डिप्रिसिएशन दिया है, तो ये डिप्रिसिएशन है क्या? तो एक प्रकार का प्रोविजन है, तो आपको डिप्रिसिएशन का भी एक लेजर बनाना पड़ेगा। 1500 कहाँ से लेके आए वो बता। अभी उसी पे क्वेश्चन क्यों कह रहे 1500 कहाँ से लेके आए? इतना कैलकुलेशन मैंने अभी बताया था। तब कौन सा 1500? अब चलिए ये 1500 रुपया जो आ रहा है वो 30,000 पे 10% आपका क्या है? 6 मंथ का वो आपका क्या है? डिप्रिसिएशन है, जिसको हम मूल्यह्रास बोल सकते हैं। मूल्यों में कमी आई है। कब? जब मैंने एसेट्स को सेल किया है तब। अब चलिए इसको हम एसेट्स को क्या करेंगे, मतलब जो भी मैंने ट्रांजेक्शन किया है, तो डिप्रिसिएशन में हमको 1500 रुपया दिखाना भी होगा। तो इसका एक और जर्नल एंट्री पास करेंगे, जिसमें डेबिट करेंगे किसको? डिप्रिसिएशन को। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस का एक प्रकार का एक्सपेंस है। तो यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले, और यहाँ पे आपको पुनः बैक आना है, और यहाँ पे जर्नल वाउचर आना है, और यहाँ पे एंटर करके फिर पूछेगा डेबिट किसको करना चाहते हैं? तो डिप्रिसिएशन को ही डेबिट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस का एक प्रकार का एक्सपेंस है, खर्चा है। तो यहाँ पे ले लीजिएगा डिप्रिसिएशन, डीई है ना, डीईपी, डिप्रिसिएशन। अब देखिए इसका करंट बैलेंस कुछ दिखा रहा है, तो ये करंट बैलेंस कहाँ चला गया है? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, लेकिन वो हमको डिप्रिसिएशन में लेकर के आना है, सेटलमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको 1500 मेंशन करना है। अब करंट बैलेंस कितना दिखाने लगा? 1500 रुपया। अब ये 1500 रुपया किससे प्राप्त हो रहा है? तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से प्राप्त हो रहा है, जो मैंने अभी प्रोविजन का बनाया था। देखिए अब इसी से इसका बैलेंस अब 0 हो जाएगा, और यही 1500 का अमाउंट हमारा डिप्रिसिएशन में जाकर के जुड़ जाएगा। बस इसी को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा ली, तब तो 1500 तो पता चल गया। और अब किसका पता करना है? पीएल अकाउंट, यानी कि जो हमारा बिजनेस में लॉस हुआ है उसको बैलेंस को पता करना है। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइटेड करके दिखाया है, ये 3500 रुपया कहाँ चला गया है? लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स में चला गया है। अब इसकी जांच करने के लिए आप क्या करिएगा, देखिए मैं बता रहा हूं ये कैसे रिपोर्ट आपको मिलेगा। तो यहां से एक स्टेप बैक आइएगा, गेटवे ऑफ टैली पे आपको आना है, और यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। अब एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद यहीं पे अल्ट के साथ F1 बटन दबाना है। क्या दबाना है? अल्ट प्लस F1। अब पेज को नीचे करके आइएगा, देखिए ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए डिप्रिसिएशन कितना दिखा रहा है? 1500। इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है, तो राइट साइड लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है
अब इसके साथ ही साथ आपका लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स में कितना दिखा रहा है? 3500। दोनों मैचिंग किया? ऐसे ही आपका भी ट्रांजेक्शन मैचिंग होना चाहिए। कोई दिक्कत किसी को? ये ट्रांजेक्शन आप चल करके लैब में करिए। शेष हम लोग कल की क्लास में डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में सीखा जाएगा।